नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भोला सिंह है और मैं केंद्रीय विद्यालय सिवनी से हूँ और मैं आपके समक्ष कक्षा तीसरी का हिंदी विषय का पहला पाठ कक्कू कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले हम कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली चीज होती है ध्यान से सुनना। सुनने के बाद होता है उसका अच्छे से उच्चारण करना, उच्चारण करने के बाद उसको पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखना। तो सबसे पहले जो दक्षता होती है, पहली दक्षता होती है सुनना, क्योंकि जब आप अच्छे से सुनोगे तभी आप अच्छे से उसका उच्चारण कर पाओगे, और जब आप अच्छे से उच्चारण कर पाओगे तो आप उस कविता को पढ़ पाओगे, और जब आप अच्छे से उस कविता को पढ़ पाओगे तभी आप उस कविता को अच्छे से लिख सकोगे। तो सबसे पहली बात है कि आपको कविता को ध्यान से सुनना होगा। तो इस कविता को आप अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं या गा सकते हैं, या एक्शन के साथ भी गा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ इस कविता को पढ़ेंगे। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सत्तू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिसरी जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भरा करोजा, इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम इसको कहते भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा खुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो आपने देखा इस कविता को, अभी हमने पढ़ा। अब आप इसको गा के भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि इस तरह से आप अलग अलग लहजें गा सकते हैं। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर होता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सत्तू, नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिसरी जैसी मीठी जिसकी बोली, कोयल माने मिसरी जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करोजा, इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, कक्कू है जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम सत्तू, नाम है उसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो बच्चों, आपने देखा कि इस कविता को हम अलग अलग ऐसे गा सकते हैं, लेकिन गाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आपको इस कविता को पढ़ के बार बार याद करना पड़ेगा। जब याद हो जाएगा तब ये कविता बहुत अच्छे से आपको लय में गाना आ जाएगा। तो अब हम जाते हैं कि इस कविता को पढ़ने के बाद, गाने के बाद इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। हर एक कविता में, हर एक लेख में कोई ना कोई सीख मिलती है, जो कि हमें उसकी अच्छी बातों को सीखना चाहिए। जैसे कि एक शब्द है कोयल माने मिसरी जैसी। आपने कोयल कौवे की आवाज सुना होगा, और दोनों की आवाजों में आपको अच्छी आवाज कोयल की लगी होगी। कोयल की आवाज का तात्पर्य है कि अगर इस संसार में जो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, समाज के दूसरों लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होता है, अच्छे शब्द बोलता है, वो व्यक्ति सबके लिए प्रिय बन जाता है। मीठा का मतलब होता है प्रिय बनना। समाज में प्रिय बनना मतलब आप समाज के लोगों के लिए मीठे व्यक्ति हैं। तो हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करना पड़ेगा। घर में सभी सदस्यों के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा, अच्छे से बात करना पड़ेगा, अच्छे से बोलना पड़ेगा। तो आप घर के सभी सदस्यों के लिए प्रिय बन जाओगे, मोहल्ले के लोगों के लिए भी प्रिय बन जाओगे। और दूसरी नैतिक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि हमें बात बात पे नहीं भड़कना चाहिए, नहीं चिढ़ना चाहिए, न दूसरों को चिढ़ाना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति की या बच्चों की आदत में आ जाता है दूसरे बच्चों को चिढ़ाना, दूसरे बच्चों को तंग करना। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को चिढ़ाना, दूसरों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तो ये सीख भी हमें इस कविता से मिलती है।
अगली शिक्षा हमें इस कविता से ये भी मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ मिलकर रहना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें मुंह खुला के नहीं रहना चाहिए। कभी कभी कोई बात हमें मम्मी पापा की अच्छी नहीं लगती या अपने बड़े भाई बहन की अच्छी नहीं लगती तो हम उनसे मुंह खुला लेते हैं, मतलब उनसे गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनसे गुस्सा रहेंगे तो स्वाभाविक है उनकी हमें हेल्प कम मिल पाएगी और हम सहायता उनकी लेने के लिए पढ़ाई में या किसी दूसरी चीज में सहायता लेने के लिए हम उनको बोल नहीं पाएंगे अगर आप उनसे मुंह बुला के रखोगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये शिक्षा आपको लेना है। और इसके बाद साथ ही साथ हम इस कविता में ये भी सीखेंगे कि आप कैसे शब्दों का उच्चारण करें, मात्राओं का ज्ञान और अक्षरों का ज्ञान हमें आप लोगों को होना चाहिए। जैसे मात्राएं जो होती हैं वो स्वर कहलाती हैं। आपको मात्राओं को सीखने के लिए आ से लेकर के आपको आहा तक की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जब आप पूरी मात्राओं का ज्ञान आपको अच्छे से हो जाएगा तो आप उन मात्राओं को शब्दों में जोड़ करके, अक्षरों में जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आ से जो औ होता है वो होता है आपको स्वर कहलाते हैं। कहाँ तक की मात्राएं स्वर कहलाती हैं? औ तक की मात्राएं कहलाती हैं। आ से लेकर के औ तक की जो मात्राएं होती हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर बोलते हैं उन्हें स्वर बोला जाता है। और इसके बाद अम और आहा ये अनुस्वार कहलाते हैं। अम और जो आहा होता है यह अनुस्वार होता है। और का से ज्ञा तक ये व्यंजन होते हैं और व्यंजन का अपना खुद का ध्वनि नहीं होती है, उनको स्वर की सहायता से बोला जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उनको मात्राओं को जोड़ करके शब्दों और मात्राओं को जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लेकिन ला में एक की मात्रा है, का में छोटी की मात्रा है, ना खाली ना है। तो ला में की मात्रा ले, का में छोटी की मात्रा की और ना खाली ना। लेकिन जैसे मीठी है, मां में बड़ी की मात्रा मी, ठा में बड़ी की मात्रा ठी, मीठी। तो अगर कोई छोटी मात्रा होती है उसका उच्चारण के समय हमारा मुंह थोड़ा खुलता है या थोड़ी समय के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर बड़ी मात्रा रहती है तो उसके लिए मुंह ज्यादा खुलता है या थोड़ा लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका उच्चारण थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ता है। जैसे मीठी। तो इस टाइप से आप अगर पढ़ना शब्दों को सीखेंगे तो आपको सभी शब्द पढ़ना आने लगेंगे और कोई शब्द आपके लिए कठिन नहीं होगा। इसके बाद ही मैंने कुछ कठिन शब्द छांटा हूँ, जैसे कि कप्पू, कोयल, चिढ़ाते, झगड़ालू, ठिठोली, भरा। तो कठिन शब्द बच्चों वो होते हैं जिनके उच्चारण में या लिखने में आपको कुछ दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप बार बार उनका उच्चारण करोगे और बार बार लिख करके अभ्यास करोगे तो वो शब्द भी आपके लिए कठिन शब्द नहीं रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपको शब्दों को उच्चारण में दिक्कत आए और जो आपके लिए कठिन हो उनको आप बार बार लेकर अभ्यास करिए और उनका उच्चारण बार बार करिए, तो आपके लिए शब्द कठिन नहीं रहेंगे। अब अपन आते हैं, तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। जैसे कि इस कविता में कप्पू है, झप्पू है, सप्पू है, भप्पू है, तो अलग अलग नाम है और उन नामों का अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर भी हम अपनी कक्षा में बच्चों का या परिवार में आपके जो मम्मी पापा या भाई बहन के नाम है और उनके नाम का क्या अर्थ निकलता है, ऐसा आप लिख करके या अर्थ उनके मम्मी पापा की सहायता से पूछ करके आपको उन शब्दों का अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिया हूँ, पहल। पहल का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना। मतलब आपने सुना होगा कि मैं आज ये इस काम की पहल करने वाला हूँ या इस काम की शुरुआत करने वाला हूँ। तो जब कोई व्यक्ति कोई काम की शुरुआत करता है तो बोलता मैं आज से ये काम की पहल करने वाला हूँ। तो जैसे दूसरा बहुत सारे लड़कियों का नाम होता है किरण। किरण का मतलब होता है सूर्य की किरणें या सूर्य की किरणों के समान
जिसे कोई भी हरा ना पाए, अर्थात जिसे जीता ना जा सके। तो अलग अलग नाम का अपना अपना अर्थ निकलता है, और आप भी इसी तरह से अपने मोहल्ले में, अपने घर में जो नाम है आपके भाई बहन के या आपके फ्रेंड के, उनका अर्थ निकालने का अभ्यास आप करेंगे तो बहुत सारे शब्दों का आपको अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। तो शब्द का अर्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द जब हमें पढ़ना आने लगता है तो भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अर्थ भी होना चाहिए, और अर्थ का ज्ञान भी छोटे छोटे शब्दों के अर्थ से आपको बड़े शब्दों का अर्थ का ज्ञान होने लगेगा। अब हम आते हैं, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। हर एक बच्चे का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होता है। आप देख रहे हैं इस टेबल में कि प्यार वाला नाम, चिढ़ाने वाला नाम, दोस्तों का दिया नाम। जब आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको दोस्त अलग नाम रख देते हैं, आपके मम्मी पापा प्यार से अलग नाम से बुलाते हैं, हो सकता है आपके दादा दादी अलग नाम से बुलाते हो, और कोई ऐसा भी हो सकता है आपके दोस्त चिढ़ाने के लिए आपका नाम अलग रख दिया हो। जैसे कि कोई भी बच्चे का प्यार वाला नाम जो कि मम्मी पापा के द्वारा दिया गया, हो सकता है किसी का नाम स्कूल में और चलता हो, जैसे चिंटू, मिंटू, ऐसे शब्द प्यार वाले नाम आपके मम्मी पापा के द्वारा रख दिया जाता है। चिढ़ाने वाला नाम दोस्तों के द्वारा जनरली रख दिया जाता है। चिढ़ाने नाम जैसे बहुत ज्यादा कोई बहुत बोलता है तो भक्कू नाम रख देते हैं, है ना। कोई झूठ बोलता रहता है बार बार तो उसका अलग नाम रख देते हैं। दोस्तों का दिया हुआ नाम, कभी कभी दोस्त जैसे कोई पढ़ने में बहुत होशियार है तो होशियार चंद रख देते हैं, है ना। कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता, घूमता रहता है तो घूमने वाला नाम भी रख देते हैं। तो इस तरह से हर एक बच्चे का या हर एक व्यक्ति का अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से उसे संबोधित किया जाता है या उसको बुलाया जाता है। प्यार वाले नाम से बुलाया जाएगा, चिढ़ाने वाले नाम से बुलाया जाएगा, या दोस्तों का दिए हुए नाम से बुलाया जाएगा। जैसे कि आप इस कविता में भी देखेंगे कि जैसे कक्कू आया है, और कक्कू के बाद आप देखेंगे कि एक जगह भक्कू आया, भक्कू शब्द। तो ये जो शब्द है नाम वाले, ये शब्द कैसे हो सकते हैं? चिढ़ाने वाले नाम हो सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति या कोई बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है तो उसको भक्कू बोल दिया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर दो लाइनें दिए गए हैं, तो आपको प्यार वाला नाम यहाँ पे लिखना है। आप अपने खुद का या अपने दोस्त का लिख सकते हो, जैसे आपका प्यार वाला नाम जो होगा यहाँ लिखेंगे, आपके दोस्त का जी आपके भाई बहन है उनका प्यार वाला नाम लिख लीजिए यहाँ पर। चिढ़ाने वाला नाम आपको आपके दोस्त किस नाम से चिढ़ाते हैं यहाँ पर लिखिएगा, और आपके जो भाई बहन है आपके दोस्त उनको किस नाम से सिखाते हैं यहाँ पर लिखिएगा। दोस्तों का दिया हुआ नाम, आपकी क्लास में जो आपके दोस्त हैं वो आपको क्या नाम से बुलाते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको कविता में से छांट के लिख सकते हो, कविता के आधार पर इसमें आप अपने नाम को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न में क्या आया है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। अब आपको ये देखना है कि जैसे गप्पू नाम से हम कभी कभी किसी बच्चे को बुलाते हैं तो वो बहुत गप मारता होगा, गप मारने वाले को गप्पू बोल सकते हैं। गप मारना समझ रहे हो आप? गप का मतलब होता है कि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने एक दिन देखा एक चींटी एक पहाड़ को लेके जा रही थी। कुछ बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, उसको गप मारना बोलते हैं। जब बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, जो संभव ना हो और उसे बोला जाए तो उसको बोलते हैं बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और उसको बोलते हैं गप मारना। तो जो व्यक्ति या बच्चा गप मारता है उसको गप्पू नाम दिया जाता है। भोली मतलब बहुत सीधी सादी, अगर बहुत सीधी सादी लड़की है तो उसे भोली नाम दे दिया जाता है। और छुटकी, जो हाइट में बहुत छोटी बच्ची रहती है, छोटी लड़की रहती है, आपके आपकी क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा होगा ये लड़की होगी, आप उसका नाम छुटकी रख देते हो।
आपके घर में भी बहुत जो सबसे छोटा रहता है तो प्यार से मम्मी पापा उसको छोटी बोलते हैं। बोलू, जो गोल मटोल हो, उसका चेहरा गोल हो और बहुत क्यूट बच्चा हो, सुंदर बच्चा हो, तो बहुत लोग प्यार से उसको गोलू बोल देते हैं। तो इस तरह से हर एक शब्द का, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर एक शब्द का अपना अर्थ निकलता है और उसी अर्थ के आधार पर हम अलग अलग नाम से अलग अलग बच्चे को या व्यक्ति को बुलाते हैं। अब आप देखेंगे कि आप बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली। हाँ, आप अपनी क्लास के आधार पर अब आपको देखना है कि आपका जो दोस्त है या कोई लड़की है वो आप किसको कह सकते हैं। क्या इनमें से तीनों नामों से किसका नाम आप रख सकते हैं। जैसे भक्कू, भक्कू आप किसका नाम रखेंगे। आप देखेंगे पूरी क्लास में देखेंगे कि जो बहुत बोलता हो, बात बात में बिल्कुल बोलता हो, टीचर प्रश्न पूछ पाता हो तुरंत खड़े होकर जवाब देने लगता हो या और कोई दूसरी बातें करने लगता हो, तो उसको सभी लोग क्या बोलने लगते हैं, भक्कू, भक्कू बोलने लगते हैं। और झक्कू, झक्कू मतलब होता है एक प्रकार से झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और बार बार किसी शब्द को घुमा फिरा कर बोलना, तो उसको झक्कू बोल देते हैं। गप्पू, गप मारना, जैसे मैंने अभी बताया कि जब बहुत सारे लोग किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं जो संभव नहीं है और उसको बोलते नहीं मैंने देखा ऐसा हुआ है और वो उसका होना संभव नहीं है, तो उसको बोलते हैं गप्पू। तो आप अपनी क्लास में से किसको गप्पू बोलेंगे, किसको झक्कू बोलेंगे, किसको भक्कू बोलेंगे और क्यों बोलेंगे। इसलिए बोलेंगे क्योंकि भक्कू की जो परिभाषा है, भक्कू में क्या होना चाहिए कि बहुत बोलता हो, तो जो बहुत बोलने वाला विशेषता वाला बच्चा होगा उसको आप भक्कू बोलेंगे, क्योंकि जो आप मतलब उसकी विशेषताओं से परिचित है, आपको पता है कि बच्चा बहुत बोलता है, इसलिए हम उसका नाम भक्कू रखे हैं, है ना। झक्कू मतलब वो कोई बच्चा ऐसा है जो बार बार झूठ बोलता हो और तुरंत पलट जाता हो अपनी बातों से, तो झक्कू शब्द उस बच्चे का नाम रख देते हैं। और भक्कू जो बहुत बात में बड़ा चढ़ा के बोलता हो, जो बात संभव नहीं है, गप मारता रहता हो, उसको आप भक्कू बोल देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि हर एक पाठ में नैतिक शिक्षा मिलती है, जबरदस्ती हमें किसी बच्चे को नहीं सिखाना। ये पाठ के आधारित जो शब्द है उनको हमें सीखना जरूर है, परंतु नैतिक मूल्य भी साथ में लेकर चलना है कि हमें किसी बच्चे को जानबूझ करके नहीं चिढ़ाना है और उनके साथ अच्छे व्यवहार करना है, और ताकि हमें सभी क्लास के बच्चे एक अच्छा बच्चा कहें। अब हम देख रहे हैं कि आप एक ट्रेन देख रहे हो और ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं और इस ट्रेन के डिब्बों में आपको एक नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद वर्णमाला के आधार पर उन नामों को यहाँ पर जमाना है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको परीक्षा में भी आता है और इससे आपको ये पता लगता है कि आपको वर्णमाला का ज्ञान है कि नहीं है। वर्णमाला का ज्ञान मतलब वर्णमाला क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आ से लेकर के जो औ होते हैं वो स्वर होते हैं और आ से ज्ञान तक ये व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन इन दोनों को मिला करके वर्णमाला बोलते हैं और इन वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे राजू नाम लिखा है, आपको यहाँ पर 4 नाम और लिखना है और चारों नामों को यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्णमाला के आधार पर जमाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया कनक, ये शब्द मैंने लिखा कनक, कनक लिख दिया। एक मान लिख दिया मैंने खनक, खनक। और कोई नाम जैसे पहले नाम लिख दिए और एक शब्द मान लो मैंने अभिजीत लिख दिया। अब इनको वर्णमाला के आधार पर जमाना है। वर्णमाला में सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि स्वर आते हैं, आ से लेकर आ तक, औ तक जो स्वर होते हैं, लेकिन आ तक मान लो कि इसमें से आपको छाड़ना पड़ता है। पहले का वाला नहीं दिया जाएगा, पहले आपको स्वर वाला, ये व्यंजन के पहले स्वर आते होंगे, तो पहले इसमें आपको आ वाला देखना पड़ेगा। आ वाला में क्या है, देखो अभिजीत है,
फिर इसके बाद आ के बाद मतलब स्वर वाला कोई नहीं है, व्यंजन में आ जाते हैं। व्यंजन में पहले व्यंजन में सबसे शुरू में क्या आता है, का आता है। तो का आपको लेना है, का जो नाम है, का से जो शुरू होता है, कनक लिखा है। कनक के बाद, का के बाद क्या आएगा, खा वाला आएगा। तो खा का नाम जो है कनक है, खनक। खा के बाद और देखिए कि इसका आपको सीक्वेंस क्या आधार पर लेना है। तो काका हो गया, खाका हो गया। अब इसके बाद आपको किसका आएगा, पाका आएगा, क्योंकि रा के पहले पाता है। तो पाका शब्द लेंगे तो पहल बनेगा, और इसके बाद रा वाला आएगा तो राजू आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपको वर्णमाला का ज्ञान होगा तो आप उन नामों को आप सही वर्णमाला के आधार पर सही क्रम में जमा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम क्लास पहली दूसरी में वर्णमाला अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन तीसरी में वर्णमाला नहीं पढ़ते हैं तो उनका क्रम भूल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें अपना पुराने ज्ञान को भी बनाकर रखना है, वर्णमाला की भी प्रैक्टिस करना है, मात्राओं की भी प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद हम दो चीजों पर और ध्यान देते हैं। पहली चीज ये कि आपको कविता के आधार पर बहुत सारे प्रश्न बनाकर उनके उत्तर आपको वहीं पे ढूंढना है। कविता के आधार पर कैसे बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। आप खुद प्रश्न बनाएंगे और खुद उनके उत्तर आप उस कविता में से ढूंढेंगे। जैसे कि कक्कू माने कोयल होता है, एक शब्द लिखा कक्कू माने कोयल होता है। अब आप प्रश्न बना सकते हैं कक्कू माने क्या होता है, कक्कू माने क्या होता है। तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कक्कू माने कोयल होता है। तो आप इसी में से प्रश्न छांटना और इसी में से उत्तर छांटना है। आप खुद प्रश्न बनाएंगे, खुद उत्तर बनाएंगे। किसकी आवाज मिस्री जैसी होती है, तो आप उत्तर लिखेंगे कोयल की आवाज मिस्री जैसी होती है। और जैसे प्रश्न बनाए, क्या करने पर कक्कू भड़क जाता है, या क्या करने पर कोई बच्चा भड़क जाता है, तो उसके साथ ठिठोली करने पर बच्चा भड़क जाता है या कक्कू भड़क जाता है। तो आप इस कविता में से ही प्रश्न बनाएंगे और उत्तर बनाएंगे। तो बच्चों आपने देखा कम से कम आपको इस तरह के 5 प्रश्न इस कविता से बनाना है, और आपको तुक वाले शब्द भी इसी से छांटना है। आपने देखा होगा पेपर में तुक वाले शब्द आते हैं। तुक वाले शब्द को अपन क्या बोल सकते हैं, सही से उच्चारण वाले शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द। जैसे बोली, बोली को क्या होगा, भोली लिख सकते हो, बोली भोली, इस तरह के जो शब्द होगा वो समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे झक्कू, कक्कू, भक्कू, ये समान ध्वनि वाले शब्द हो जाएंगे। तो आपको परीक्षा में कभी कभी समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं या उनको जोड़ी मिलाने में आता है। तो इस तरह से अगर आपको समान ध्वनि वाले शब्द पता रहेगा तो आप उनको छांट सकते हो या उनकी जोड़ी मिला सकते हो। अब आपको इस कविता के आधार पर बच्चों जैसा कि आपने देखा कि पूरा पाठ जब खत्म हो जाता है, पाठ के पीछे के जो अभ्यास कार्य रहते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उसके अलावा भी आपको पाठ में से छांट करके बहुत सारी चीजें करना पड़ता है। जैसे कि समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक वाले शब्द का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द। समान ध्वनि वाले जिनको अपन इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, तो हिंदी में समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं। तो समान ध्वनि वाले शब्दों को कैसे पहचानना पड़ता है, इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि लास्ट की मात्रा एक जैसी रहेगी, दोनों शब्दों पे एक जैसी मात्रा रहती है। जैसे आना जाना, आप देख रहे होंगे कि नाम में आपकी मात्रा है, इधर भी नाम में आपकी मात्रा है। कक्कू, झक्कू, तो बड़ाओं की मात्रा है, इसमें भी बड़ाओं की मात्रा है। तो समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका यही है कि आपको दोनों शब्दों की आखिरी की मात्रा देखना है या उनका उच्चारण एक जैसा लगे
तो समान ध्वनि वाले शब्द होंगे। तो समान ध्वनि वाले शब्द को पहचानना लिखना बहुत आसान है। आप ऐसा अगर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द जिनका अर्थ उल्टा निकलता हो। एक शब्द का अर्थ दूसरे शब्द के अर्थ से बिल्कुल अलग हो, उल्टा हो, तो वो कहलाता है विलोम शब्द। जैसे रोना हंसना, रोना शब्द है और दूसरा शब्द है हंसना, तो ये दोनों शब्द का जो अर्थ है अलग अलग है, तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाएंगे। रोना का विलोम होगा हंसना, सुबह का विलोम शब्द होगा शाम। सुबह सुबह की शुरुआत होना और शाम मतलब दिन का समापन होना, दिन का अंत होना। तो दोनों के अर्थ अगर अलग अलग निकलते हैं तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाते हैं। अब तीसरा प्रश्न हम लेते हैं, सही शब्द पर गोला लगा। सही शब्द ये वर्तनी के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि हिंदी में अलग अलग दक्षता के आधार पर प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वर्तनी के आधार पर आता है। वर्तनी के आधार पर यहाँ पर आपको जो शब्द सही है उस पर आपको गोला लगाना है। जैसे देखना है ठिठोली कौन सा शब्द है, इसको अगर आप अच्छे से उच्चारण करेंगे तो आपको उसकी गलती पता लग जाती है। जैसे आगे छोटी मात्रा है ठिठोली, ठिठोली, और इसको कैसा पढ़ेंगे ठिठोली। ठा में बड़ी मात्रा है, जोर से बोलना पड़ेगा ठिठोली। तो ठिठोली और ठिठोली, तो सही शब्द क्या है ठिठोली। तो इसलिए आपको सही शब्द पर क्या करना है गोला लगाना है। ये आपको इस तरह से गोला लगा देना है, सही शब्द जो होगा उसको गोला लगाना है। अब इसको पढ़ेंगे तो आ में की मात्रा को, या में आ की मात्रा या, अल्लाह खाली ला, तो इसको कैसा पढ़ेंगे ओ याल, ओ याल। और इसको कैसे पढ़ेंगे ओ या ल, कोयल। इसको पढ़ेंगे कोयल, इसको पढ़ेंगे कोयाल। तो कौन सा शब्द सही है कोयल। तो मात्रा को अगर आपको सही उच्चारण और जोड़ना आने लगेगा तो वर्तनी की जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कविता पढ़ें और उनका अभ्यास कार्य करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप अच्छे से कविता को पहले याद करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर याद करेंगे और पूरा अभ्यास काम भी अच्छे से बार-बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात होती है पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों को उस पाठ से सीखना। तो इस पाठ में हमने क्या नैतिक मूल्य सीखे, जैसे कि पाठ को पढ़ाते समय मैंने बताया था कि हमें हमेशा मीठा बोलना है, एक दूसरे के साथ हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए, कभी दूसरे बच्चे के साथ हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें बार बार में छेड़ना नहीं चाहिए। तो इस पाठ से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है और हर एक पाठ की नैतिक शिक्षा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों को बनाए रखना